हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जीनेस 40 में। दोस्तों, हिंदी ग्रामर में हम लोग आज पढ़ेंगे कारक। कारक जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और कारक एक ऐसा चैप्टर है जिसको बाकायदा पढ़ने के बाद हमारा जो समास और अन्य जो वाक्य शुद्धिकरण जैसे चैप्टर आएंगे वो हमारे लिए आसान रहेंगे। तो हिंदी सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग कारक पढ़ेंगे। देखिए, कारक। कारक किसे कहते हैं? कारक का शाब्दिक अर्थ मित्रों, कारक का शाब्दिक अर्थ होता है संबंध बताने वाला शब्द। संबंध बताने वाला संबंध बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। और किससे संबंध बताएगा वो हम परिभाषा में देखते हैं। कारक की परिभाषा, देखिए मित्रों, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध हो। संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा संज्ञा अथवा सर्वनाम के, देखिए, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध होता है। अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध होता है। किसका होता है? संबंध का बोध होता है कारक कहलाता है। कारक कहलाता है। देखिए मित्रों, हमने क्या लिखा? संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध का बोध होता है, कारक कहलाता है। देखिए, जैसे एग्जाम्पल में देखें, उदाहरण में देखें, राम ने रावण को बाण से मारा। राम ने रावण को बाण से मारा। देखिए, मारना क्या है? क्रिया। ये क्या है? क्रिया। अब देखें, यहां पर क्रिया का सीधा संबंध किससे हो रहा है? वाक्य के अन्य शब्दों के साथ हो रहा है। और किस रूप से हो रहा है? देखिए, किसने मारा? राम ने मारा। जब किसने का प्रश्न करेंगे तो क्या उत्तर मिलेगा? राम। और राम हमारा वाक्य का क्या है? कर्ता है। ये है कर्ता कारक। ठीक है। और इस कर्ता कारक का ये विभक्ति चिन्ह है। इसकी चर्चा अभी बाद में करेंगे। किसको मारा? रावण को मारा। किसको का जब प्रश्न करेंगे, किसे का प्रश्न करेंगे तो हमें क्या उत्तर मिलेगा? कर्म। ये कर्म कारक है मित्रों। किससे मारा? साधन का जो अर्थ का बोध करा रहा है और जो जुड़ाव या साधन का बोध करा रहा वो बाण है। यह क्या है? कारण है। करण कारक। देखिए मित्रों, जबकि ने, को और से, ये सारे चीज क्या है? कारक चिन्ह है। कारक चिन्ह है, जिसे आप विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। विभक्ति चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है मित्रों, इसी को ध्यान देने वाली बात है कि कारक को प्रसर्ग भी कहते हैं। प्रसर्ग भी कहा जाता है। ठीक है। अब देखें, हमने इस उदाहरण में आपको बताया राम ने रावण को बाण से मारा, जिसमें राम क्या है? कर्ता कारक है और रावण क्या है? कर्म कारक है। किससे मारा? बाण से मारा। और बाण हमारा क्या है? एक साधन है, इसलिए यह करण कारक है। और यहां पर ने, को और से,
तीनों ऐसे शब्द हैं जो विभक्ति चिन्ह है यानी प्रसर्ग है। ठीक है, वो विभक्ति चिन्ह है यानी कारक चिन्ह है। अर्थात हम एक और शब्द लिख सकते हैं अपने तरफ से, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप के द्वारा या जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात होता है, कारक कहलाता है। ठीक है, तो नोट कर लेंगे इसको। नोट में संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात होता है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात होता है, क्रिया के साथ ज्ञात होता है, कारक कहलाता है, कारक कहलाता है। देखो मित्रों, एक और परिभाषा आपके सामने आ गई कि संज्ञा अथवा सर्वनाम के जिस रूप से उसका सीधा संबंध क्रिया के साथ ज्ञात होता है, कारक कहलाता है। ठीक है मित्रों, आइए अब हम देखते हैं कारक के प्रकार। इसे आप नोट कर लें। देखिए मित्रों, कारक के प्रकार। तो हिंदी व्याकरण में कारक के कुल कितने प्रकार होते हैं? 8 प्रकार हैं। कितने हैं? 8 हैं। और सबकी विभक्ति को भी नोट करेंगे एक बार। देखिए, इधर कारक, और कारक को ही प्रसर्ग कहा जाता है, विभक्ति भी कह सकते हैं। ठीक है, यह कारक चिन्ह आप कह सकते हैं। और दूसरी तरफ लिखेंगे विभक्ति चिन्ह, विभक्ति या प्रसर्ग चिन्ह। पहला देखें, हमने लिखा क्या? पहला है कारक, कर्ता कारक। क्या है? कर्ता कारक। कर्ता कारक की विभक्ति क्या है? ने, इसका प्रसर्ग ने। दूसरा देखें, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। देखिए, कर्ता कारक, कर्ता ने, कर्म कारक। कर्म कारक की विभक्ति होती है को। उसके बाद करण कारक। देखिए मित्रों, करण कारक, करण का मतलब यहाँ पर से अथवा के द्वारा। और देखिए यहाँ पर जो से रहेगा वो जुड़ाव के अर्थ में, जुड़ाव के अर्थ में से का प्रयोग जुड़ाव के अर्थ में करेंगे, क्योंकि अपादान कारक का भी प्रसर्ग जो विभक्ति चिन्ह है वो क्या है? से है। इसलिए आप यहाँ नोट कर लेंगे जुड़ाव के अर्थ में। ठीक है, नेक्स्ट है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के लिए अपादान कारक, अपादान कारक, अपादान कारक की विभक्ति चिन्ह है से, परंतु मित्रों अलगाव के अर्थ में, अलगाव के अर्थ में अच्छे से समझिएगा इसको, अलगाव के अर्थ में। ठीक है, उसके बाद संबंध कारक, संबंध कारक
संबंध कारक का जो प्रसर्ग है का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने और संबंध के अर्थ में यह प्रयोग होगा। संबंध के अर्थ में, ठीक है मित्रों, क्योंकि का आपको दिखाई देने वाला है अनेसरी, देखिए के आपको दूसरे में भी दिखाई देगा। लेकिन मित्रों यहां जितना भी विभक्ति चिन्ह लिखा गया है वो संबंध के अर्थ में ही प्रयोग किया जाएगा। उदाहरण सहित हम चर्चा करेंगे जब हम इसको डिटेल में पढ़ाएंगे। अब इसके बाद अधिकरण कारक, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक की विभक्ति चिन्ह में, पर, में अथवा पर, जिसे ऊपर अक्सर शब्द आपको मिलेगा। उसके बाद संबोधन कारक, संबोधन कारक, आठवां संबोधन कारक जिसका प्रसर्ग है हे, हो, ओ, अरे, अरे, रे इत्यादि, ये सारे शब्द इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है मित्रों, अब हम नोट करेंगे एक एक को। पहला लिखेंगे कर्ता कारक। पहला है कर्ता कारक। देखिए मित्रों, कर्ता कारक और कर्ता कारक की जो विभक्ति है वो है ने। इसकी विभक्ति चिन्ह वो क्या है, ने। बात करेंगे कर्ता कारक की परिभाषा। तो मित्रों ऑलरेडी याद रखिएगा, वाक्य में जो कार्य होगा जिसके द्वारा किया जाएगा उसी को कर्ता कारक कहा जाता है। ठीक है मित्रों, तो लिखेंगे किसी कार्य को जिसके द्वारा किया जाता है। वाक्य में किसी कार्य को जिसके द्वारा किया जाता है कर्ता कारक कहलाता है। कार्य, किसी कार्य को किसी कार्य को जिसके द्वारा किया जाता है कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता कारक कहलाता है। देखिए मित्रों, जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे सचिन ने निबंध लिखा, कर्ता कारक का एग्जाम्पल, उदाहरण, जैसे सचिन ने पत्र लिखा। पत्र लिखा। तो मित्रों सचिन क्या है, कर्ता कारक है, और ने क्या है, कर्ता कारक का प्रसर्ग या फिर कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह। ये क्या, कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह है। नेक्स्ट है, हम बात करेंगे कुछ नियमों के साथ। कर्ता कारक जो है अपना ने प्रसर्ग, उसके जुड़ने के मुख्यतः 3 शर्त होते हैं। नियम संख्या 1, वो क्या कहता है, कर्ता कारक ने प्रसर्ग जुड़ने पर मुख्यतः 3 शर्त होते हैं।
कर्ता कारक ने प्रसर्ग, ये देखिए ने जुड़ने के मुख्यतः, कर्ता कारक ने प्रसर्ग जुड़ने के मुख्यतः तीन शर्त होते हैं। तीन शर्त होते हैं। देखिए तीन शर्त कौन कौन से हैं उसकी चर्चा हम कर देते हैं। पहला शर्त जो है, देखिए पहला शर्त है सदैव, क्रिया सदैव भूतकालिक होगी। क्रिया सदैव भूतकालिक होगी और यह क्रिया कैसी होगी? सकर्मक होगी। सकर्मक कैसी क्रिया होगी? सकर्मक क्रिया होगी। और यह क्रिया मित्रों सकर्मक के साथ साथ ऐसा होना चाहिए कि ये कर्तृवाच्य होना चाहिए, ये कर्मवाच्य नहीं होना चाहिए, यह भाववाच्य नहीं होना चाहिए, बल्कि कर्तृवाच्य होना चाहिए, कर्तृवाच्य। यानी क्रिया के जो कार्य का फल है वो किस पर पड़ेगा? कर्ता पर। और क्रिया कैसी रहेगी? सकर्मक रहेगी। यह बहुत गौर से इसको पढ़िएगा क्योंकि यही शुद्ध अशुद्ध वाले चैप्टर में भी कार्य करेगा समान रूप से। और दूसरे चैप्टर जब आपको वाच्य पढ़ाएंगे तो ये नियम जरूर आएगा। इसलिए वाच्य तथा अन्य चैप्टर पढ़ने के लिए इस चैप्टर को बेहतर तरीके से आप पढ़ें। क्रिया सदैव भूतकालिक होगी और सकर्मक क्रिया होगी, कर्तृवाच्य होगी। ये मुख्यतः तीन शर्त होंगे किसके लिए? ने प्रसर्ग जुड़ने के लिए। आइए उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल इसके नोट करते हैं। इसके उदाहरण देखें, जैसे हरीश ने पत्र लिखा। हरीश ने पत्र लिखा। हरीश ने पत्र लिखा। दूसरी बात लिखेंगे, जैसे सीमा ने खाना खाया। ठीक है, सीमा ने खाना पकाया खाया। दूसरा, सीमा ने खाना खाया। देखिए यहाँ पर दोनों क्रियाएं, लिखना और खाना दोनों क्रिया हैं। ये दोनों मुख्य क्रियाएं कैसी हैं? कैसी हैं? ये भूतकालिक है मित्रों। कैसी है? भूतकालिक क्रिया है, क्योंकि लिखा लिखकर समाप्त कर लिया, खाया खाकर समाप्त कर लिया। तो ये क्रिया कैसी हो गई? भूतकालिक है। और दूसरी बात है, यह क्रिया कैसी? सकर्मक है। लिखना क्या है? सकर्मक है। क्या लिखा? पत्र लिखा। क्या खाया? खाना खाया। तो दोनों में क्या है? कर्म की प्राप्ति है, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया हो गई। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिखने और खाने का जो प्रभाव है किस पर पड़ रहा है? हरीश पर पड़ रहा है। तो ये क्या चीज है? हरीश और सीमा दोनों क्या है? दोनों कैसे हैं? वाक्य के हिसाब से देखें कर्तृवाच्य बन जाएंगे। कर्तृवाच्य, ठीक है, कर्तृवाच्य। ठीक है, क्यों? देखिए अगर आप ये सोचेंगे कि सीमा ने खाना खाई, सीमा के बदलने पर खाना भी, क्रिया भी बदल जाए, तो वो नहीं बदलेगा। उसका एक रीजन क्या है? हमारा ये शर्त वाला रूल, ये जो नियम है ये बताता है कि इस कंडीशन में भी सीमा ने खाना खाया और हरीश ने पत्र लिखा। हरीश पुल्लिंग और एक वचनकर्ता के साथ, क्रिया भी कैसी है? पुल्लिंग और एक वचनकर्ता। लेकिन इसको बदलने के पश्चात, ठीक है, हमने इसको फेमाइन जेंडर कर दिया, फिर भी इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
ठीक है, इस पर कोई प्रभाव नहीं। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि ये जो मुख्यतः ने परसर्ग जुड़ने के मुख्यतः 3 शर्त होते हैं। क्रिया भूतकालिक रहेगी, सकर्मक क्रिया रहेगी और कर्तृवाच्य रहेगी। ठीक है मित्रों, जैसे और लिखते हैं, जैसे विजय ने घर खरीदा, विजय ने घर खरीदा। यहां अगर आपसे कहेंगे कर्ता कारक कहाँ है, तो विजय ने। ठीक है, यहां पर देखिए ये सब कर्ता कारक है। आइए, ये भी इसी नियम का उदाहरण है। नेक्स्ट बात करेंगे रूल नंबर 2 की, किसमें? कर्ता कारक में। आप इसे नोट कर लें मित्रों। अब नियम संख्या 2 देखते हैं कर्ता कारक में। रूल नंबर 2, नियम संख्या 2। नियम संख्या 2 क्या कहता है? देखें, वर्तमान काल और भविष्य काल की क्रिया के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। लिखेंगे वर्तमान काल एवं भविष्य काल की क्रिया के साथ ने परसर्ग यानी विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता। नहीं किया जाता। अगर आप ने परसर्ग का प्रयोग करेंगे तो वाक्य अशुद्ध हो जाएगा। आइए रूल नंबर 2 के जो एग्जाम्पल हैं उदाहरण के माध्यम से चर्चा करेंगे। ठीक है, उदाहरण इसका आप नोट करेंगे। जैसे आदित्य फल खाता है, लिखेंगे आदित्य फल खाता है। आदित्य फल खाता है एक सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, और इसमें देखिए ने परसर्ग नहीं जुड़ा है। कर्ता कारक तो है आदित्य, परंतु ने परसर्ग यहां पर नहीं मिलेगा। उसका रीजन ये रूल है, ये नियम है। वर्तमान काल, देखिए वर्तमान काल एवं भविष्य काल की क्रियाओं के साथ, ठीक है, वर्तमान काल और भविष्य काल की क्रिया के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे और उदाहरण आप लिख ले, अजय फल खरीदने जाएगा। जैसे हमने लिखा अजय फल खरीदने जाएगा, सामान्य भविष्य काल है। जैसे और एग्जाम्पल लिखते, सचिन क्रिकेट खेल रहा है, सचिन क्रिकेट खेल रहा है। देखिए मित्रों, जैसे हेमा खाना पका रही है, हेमा खाना पका रही है। देखिए ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है और दूसरा सामान्य भविष्य काल का उदाहरण है, और ये दोनों वाक्य अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। ठीक है मित्रों, तो इस तीनों की कंडीशन में कौन सा रूल फॉलो करता है? ये रूल यह नियम बताता है वर्तमान काल एवं भविष्य काल की क्रिया के साथ ने परसर्ग का प्रयोग नहीं किया जाता। ठीक है, कर्ता कारक रहेगा परंतु बिना परसर्ग यानी बिना विभक्ति चिन्ह के रहेगा। क्यों? क्योंकि ये नियम है। ठीक है मित्रों, ये क्या चीज रहा? ये हमारा कर्ता कारक था। आइए
कर्ता कारक के बाद हम लोग कर्म कारक देखते हैं। आप इसे नोट कर लें। देखिए मित्रों, हमने कर्ता कारक को कंप्लीट किया। अब पढ़ते हैं कर्म कारक। दूसरा हमारा क्या है? कर्म कारक। एक कंप्लीट हुआ और दूसरा है कर्म कारक। कर्म कारक, देखिए कर्म कारक की जो विभक्ति है, विभक्ति या प्रसर्ग चिन्ह, वो क्या है? को। क्या चीज है? को है। कर्म कारक की जो विभक्ति है वो को है। आइए परिभाषा लिखते हैं। परिभाषा, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है मित्रों, उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे अगर यह कह दिया गया कृष्ण ने राधिका को पुकारा, किसको पुकारा? राधिका को पुकारा। सौरभ ने पत्र लिखा, क्या लिखा? पत्र लिखा। तो क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। ठीक है मित्रों, परिभाषा, क्रिया के कार्य का फल, क्रिया के कार्य का फल जिस पर पड़ता है, जिस पर पड़ता है, कर्म कारक कहलाता है। कर्म कारक कहलाता है। ठीक है मित्रों, उदाहरण देखते हैं इसके। उदाहरण, जैसे सैनिक ने आतंकी को पीटा। सैनिक ने आतंकी को पीटा। दूसरा, जैसे सचिन ने पत्र लिखा। सचिन ने पत्र लिखा। देखिए मित्रों, दोनों में ये क्या है? कर्म कारक प्रयोग हुआ है। पहले में है सचिन ने पत्र लिखा। सचिन ने, देखिए दूसरे में हमने क्या बताया? सचिन ने पत्र लिखा। पहले में क्या? सैनिक ने आतंकी को पीटा। दोनों में कर्म कारक है, परंतु ध्यान देने वाली बातें हैं कि पहले वाले में कर्म की कारक की विभक्ति प्रयोग किया गया है को, लेकिन दूसरे में कर्म कारक की विभक्ति को का प्रयोग नहीं किया है। ऐसा क्या कारण है कि हमने दूसरे में प्रयोग नहीं किया? तो इसका एक रीजन है। रीजन ये है जो आप नोट कर लेंगे कि कर्म कारक विभक्ति, ठीक है, कर्म कारक प्राय सजीव कर्म के साथ प्रयोग किया जाता है। ठीक है, कर्म कारक चिन्ह, कारक चिन्ह को विभक्ति प्रायः सजीव कर्म के साथ प्रयोग किया जाता है। सजीव कर्म के साथ प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। ठीक है मित्रों, अब आपको ध्यान देना है कि जितने भी आपको कर्म मिलेंगे वो कर्म सजीव हैं तो उसमें को विभक्ति जुड़ेगी, और जो निर्जीव हैं उसमें को विभक्ति नहीं जुड़ेगी, को विभक्ति चिन्ह नहीं जुड़ेगी।
एक ऐसा ये नियम है हमारा। जैसे देखते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कृष्ण ने राधिका को पुकारा। कृष्ण ने राधिका को पुकारा, राधिका को बुलाया, पुकारा। तो ध्यान देने वाली बात यह है, किसको पुकारा? राधिका को पुकारा, तो राधिका हमारा कर्म कारक है। और देखिए राधिका जब सजीव है तो इसके साथ को उपसर्ग जुड़ा है। ठीक है मित्रों, कर्म कारक, ये देखिए इसको अंडरलाइन कर लें। और एग्जाम्पल एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे और परीक्षा में ये पूछा जाएगा रेखांकित शब्द में कौन सा कारक है। जैसे श्याम ने साथियों को बुलाया। श्याम ने साथियों को बुलाया, किसको बुलाया? साथियों को बुलाया। साथी कौन क्या है? कर्म है, और को हमारा इसका प्रसर्ग चिन्ह है, विभक्ति है। जैसे और एग्जाम्पल बात करेंगे, विजय फल खाता है। जैसे इधर हाँ, विजय फल खाता है, विजय फल खाता है। क्या खाता है? फल खाता है। और फल का प्रभाव देखिए क्रिया पर, यहाँ पर कौन सा है? कर्मवाच्य। और दूसरी बात करेंगे कि विजय फल खाता है, तो फल हमारा क्या है? कर्मकारक है, परंतु यह बिना प्रसर्ग के प्रयोग हुआ है। और बिना प्रसर्ग के अगर प्रयोग हुआ है तो इसमें एक रीजन है, क्योंकि फल हमारा निर्जीव के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट और एग्जाम्पल की बात करेंगे। जैसे राधिका तस्वीर देखती है, राधिका तस्वीर देखती है। राधिका तस्वीर देखती है। ठीक है, तस्वीर क्या है? निर्जीव है, इसलिए तस्वीर को देखती है नहीं लिखा गया। को विभक्ति का प्रयोग नहीं किया गया, कारण क्या है? तस्वीर निर्जीव है। आइए एक नोट लिखते हैं और एक ट्रिक समझते हैं। किसी भी वाक्य में कर्म कारक की पहचान यदि करनी है तो बहुत सिंपल सा ट्रिक है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से क्या या किसको का प्रश्न किया जाता है और प्राप्त उत्तर कर्म कारक कहलाता है। लिखेंगे कर्म कारक की पहचान। कर्म कारक की पहचान, कर्म कारक की पहचान लिखेंगे। कर्म कारक की पहचान, कर्म कारक की पहचान के लिए वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया से क्या या अथवा किसको का प्रश्न किया जाता है, प्रश्न किया जाता है। प्राप्त उत्तर, प्राप्त उत्तर कर्म कारक कहलाता है। प्राप्त उत्तर कर्मकारक कहलाता है या कर्मकारक होता है। जैसे प्रभु राम ने भक्तों को देखा। अगर हम एक सिंपल सा उदाहरण बताएं, प्रभु राम ने भक्तों को देखा, तो देखना क्या है? क्रिया है, और क्रिया से क्या का प्रश्न करेंगे या किसको का प्रश्न करेंगे, और प्राप्त उत्तर हमारा क्या कहलाएगा? कर्मकारक। जैसे प्रभु राम ने भक्तों को देखा,
प्रभु राम ने भक्तों को देखा। क्या देखा? भक्त को देखा। ठीक है, किसको देखा? भक्त को देखा। देखिए, इससे जब क्या का प्रश्न करेंगे तब भी आपको भक्त ही मिलेगा। किसको का यदि प्रश्न करते हैं तो क्या मिलेगा? भक्त का ही उत्तर मिलता है। तो दोनों कंडीशन में ये देखिए भक्त आते हैं, और ये भक्त शब्द क्या है? इसका कर्म है, वाक्य का कर्म है। किसको देखा? ठीक है, भक्तों को देखा। नेक्स्ट, माँ बच्चे को सुला रही है। एक और एग्जाम्पल, माँ बच्चे को सुला रही है, सुला रही है। तो ध्यान देने वाली बात है, माँ बच्चे को सुला, किसको सुला रही है? बच्चे को सुला। तो बच्चे क्या है? यहाँ पर ये कर्म कारक है। ठीक है, आप इसे नोट कर लें। नेक्स्ट बात करेंगे, इसमें एक और नियम है जिसे दान का नियम कहा जाता है। कर्म कारक में दान का जो नियम है उसको हम देखते हैं, आप इसे नोट कर लें। विशेष, देखिए विशेष क्या चीज है हम बताना चाह रहे हैं, जो परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, जिसका उत्तर ठीक है बहुत सोच समझ कर दिया जाता, नहीं तो आप कर्म कारक लगा देंगे। वास्तव में कर्म कारक होते हुए भी कर्म कारक का विषय ना होकर संप्रदान का विषय हो जाता है। देखें, यदि किसी वाक्य में किसी वाक्य में कुछ देने का बोध हो, कुछ देने का बोध हो, का बोध हो, और वह दान दिया जा रहा है, वह दान दिया जा रहा है। देखिए, कुछ देने का बोध हो और दान दिया जा रहा है, तो वहां को प्रसर्ग भले ही जुड़ा रहेगा, लेकिन वह को प्रसर्ग नहीं कहलाएगा, वह संप्रदान कारक कहलाएगा। देखिए, यदि किसी वाक्य में कुछ देने का बोध हो और वह दान दिया जा रहा है, ध्यान दीजिए मित्रों, दान दिया जा रहा है, तो को प्रसर्ग तो को प्रसर्ग संप्रदान कारक कहलाएगा, संप्रदान कारक कहलाएगा। कैसे मित्रों? ध्यान दीजिए, जैसे राजा ने भिखारी को दान दिया, राजा ने भिखारी को दान दिया, तो यहां पर किसको दिया? ठीक है, किसको दिया? भिखारी को दिया। ठीक है, क्या दिया? दान दिया। ठीक है, यहां पर जो भिखारी और को प्रसर्ग है, ठीक है, उसमें क्या है? दान का नियम काम करता, इसलिए संप्रदान कारक है। क्या है? संप्रदान। यहां को विभक्ति होते हुए भी कर्म कारक नहीं है। जैसे सम्राट ने ब्राह्मण को गाय दिया, सम्राट ने ब्राह्मण को गाय दिया, तो ब्राह्मण को यहां संप्रदान है, संप्रदान। देखिए मित्रों, यह कर्मकारक नहीं है, को होते हुए भी कर्मकारक नहीं है, क्योंकि यह किसका नियम है? यहां दान का नियम है। जैसे बच्चे ने संत को भोजन दिया,
कोई दयालु बच्चा है, बच्चे ने संत को भोजन दिया। संत को भोजन दिया, तो यहां भी क्या है, संप्रदान कारक है, संप्रदान। परंतु मित्रों, यदि कोई इस प्रकार का वाक्य आ रहा है और वहां पर दान ना करके किसी कर्तव्य का बोध होगा, तब वहां पर कर्म कारक हो जाएगा तत्काल, तब वहां संप्रदान नहीं होगा। जैसे और एग्जाम्पल लिखे थे और समझिए। जैसे देखें, विद्यार्थी ने दुकानदार को पैसे दिए, पैसे दिया। तो यहां दुकानदार को, इस शब्द में कौन सा कारक है, तो यहां कर्म कारक है। यह कोई दान नहीं दिया जा रहा है, एक कर्तव्य का बोध है, इसलिए इसमें क्या है, कर्म कारक है। दूसरा, पिता ने पुत्र को पैसे दिया, पैसे दिया, पैसे दिया है, दिए, तो यहां पर भी क्या है, कर्म कारक है। ठीक है, और एग्जाम्पल की बात करेंगे मित्रों। जैसे मंत्री जी ने जनपद विकास के लिए पैसे दिया, मंत्री जी ने जनपद के विकास हेतु पैसे दिए या पैसे दिया। तो जनपद के विकास हेतु, जनपद के विकास हेतु या जनपद को देखिए, मंत्री जी ने जनपद को 1 करोड़ की सौगात दिया, 1 करोड़ की सौगात दिया। तो जनपद को शब्द में कौन सा कारक है, तो यहां पर कर्म कारक है। क्यों, कारण इसलिए है कि जो मंत्री जी ने जनपद को 1 करोड़ की सौगात दिया है विकास हेतु, वह कोई दान नहीं दिया है, बल्कि अपने कर्तव्य का बोध हो रहा है। ठीक है, कर्तव्य निभाया। तो जहां कर्तव्य का बोध होगा वहां पर वो क्या चीज है, कर्म कारक रहेगा। परंतु जहां पर पूर्ण रूप से, शुद्ध रूप से दान का चर्चा परिचर्चा किया जाएगा, तो वहां वही कर्म कारक संप्रदान कारक का रूप ले लेगा। ठीक है मित्रों, आप इसे नोट कर लें, और इस वीडियो में बस यहीं तक हम बात करेंगे, और इसके बाद दूसरे वीडियो में यानी कारक पार्ट 2 में हम चर्चा करेंगे, जिसमें करण कारक, संप्रदान कारक, ठीक है, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक की चर्चा हम करेंगे। ठीक है मित्रों, आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।